नमस्कार साथियों, मैं दिलीप सिंह चारण श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सभी को जय मां करनी। दोस्तों अपने चल रहा है राजस्थान इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के अंदर अपन पढ़ रहे थे चौहान इतिहास, चौहान वंश के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल बताया गत कक्षा में कि चौहान वंश की उत्पत्ति, साथ में चौहान वंश के प्रारंभिक स्थल कौन कौन से, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। शासन काल का क्रम क्या रहा, शाखाएं कौन कौन सी रही, इन सभी पहलुओं पर अपन चर्चा करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। अजमेर के सांबर के चौहान है, अजमेर के चौहान है, रणथंबोर के चौहान है, नाडोल के चौहान है, जालोर के चौहान है, सिरोही के चौहान है, बूंदी के चौहान है, कोटा के चौहान है। इस तरह से क्रम वाइज अपन पढ़ते चलेंगे मित्रों। तो आज इस कक्षा के अंदर अपन बात करने वाले हैं चौहान वंश में, और चौहान वंश में भी अपन बात करेंगे सबसे पहले चौहान वंश के क्रम की या उनकी शाखाओं की बात करेंगे, प्रारंभिक स्थल की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहां से। पढ़ रहे हैं अपन चौहान वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? चौहान वंश पढ़ रहे हैं। और चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में मैं गत कक्षा में बता चुका कि अग्निकुंड का सिद्धांत, चंद्रवृदय की पुस्तक, पृथ्वीराज रासो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति करता साहब कौन? बिजोलिया का सोमेश्वर अभिलेख 1170 ईस्वी, कर्नल जेम्स टोड है, विलियम क्रुक है, स्मिथ है। स्मिथ इनको हूणों से बताते रहे, कनिंगम इनको किससे बताते हैं? कुषाणों से बताते हैं। शक और शीतियन जाति से उत्पत्ति मानते हैं। धार्मिक मान्यताएं जो होती है, सत्य प्रथा वगैरह, इनसे आपकी क्या बताते हैं? समानताएं बताते हैं। साथ ही मैंने चर्चा की यहाँ पर कि विदेशियों की उत्पत्ति की जो बता रखी है मैंने इनकी, और कर्नल जेम्स टोड वगैरह ये आगे विदेशियों से क्या है? उत्पत्ति है। अब बात करते हैं अपन इंद्र के वंशज। तो मैंने कहा इंद्र के वंशज कौन है? तो इंद्र के वंशज सेवाड़ी पाली का अभिलेख बताता है। मालवों से उत्पत्ति इनकी कौन बताता है? तो मालवों से उत्पत्ति इनके बताता है विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। साथ ही रामकरण आसोपा के अनुसार सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण ये क्या कहलाए? चौहान कहलाए। और मैंने कहा था कि साहब इनकी खज्जर जाति से उत्पत्ति सीवी वैद्य के अनुसार, सीवी वैद्य चिंतामणि विनायकर वैद्य के अनुसार इनकी उत्पत्ति खज्जर जाति से मानी जाती है। खज्जर जाति जो होती है कश्मीर क्षेत्र में रहने वाली क्या है? जाति है। आज बात करेंगे इनके प्रारंभिक स्थल के बारे में। तो मैं कहता हूं चौहानों के प्रारंभिक स्थल या चौहानों का प्रारंभिक स्थल की मैं बात करता हूं दोस्तों। और चौहानों का प्रारंभिक स्थल किसे माना जाता है? तो याद रखना, चौहानों की उत्पत्ति का जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं मुख्य रूप से वो सांबर से मिलते हैं साहब। तो चौहानों का प्रारंभिक स्थल किसे कहते हैं साहब? सांबर को कहते हैं। सांबर प्राचीन नाम क्या है? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य सांबर का प्राचीन नाम पूछे तो सपाद लक्ष्य। और प्रारंभिक राजधानी पूछे इनकी तो याद रखना अहिछत्रपुर नागौर। साथ ही मैं बात करूंगा चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक स्थल पूछे तो सपाद लक्ष्य सांबर है। और प्रारंभिक क्या पूछे आपसे? राजधानी पूछे तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो प्रारंभिक राजधानी है नागौर। और नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। तो इस नाम से ही चले जाते थे पहले, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। चलिए यहां साथ साथ अपन बात करेंगे अब चौहानों के शाखाओं के बारे में। किसकी बात करेंगे? चौहानों की शाखाओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चौहानों की शाखाएं कहां कहां हुई साहब? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चौहानों की शाखाओं में। किसकी शाखाएं पढ़ेंगे अपन? चौहानों की शाखाएं। चलिए चौहानों की जो शाखाएं हैं कहां कहां फैली है? तो चौहानों की शाखाएं हैं, सबसे पहले मानता हूं मैं उत्पत्ति कहां से? सांबर से। कहां से उत्पत्ति मानता हूं? सांबर से उत्पत्ति मानी जाती है। और सांबर से उत्पत्ति मानी जाती है, इसके बाद एक शाखा अलग होती है इससे, और वो कौन सी होती है? नाडोल। कौन सी शाखा अलग होती है? नाडोल। नाडोल से फिर एक शाखा अलग हो जाती है साहब, एक और शाखा निकलती है जिसका नाम है जालोर। आगे वंश के हिसाब से अपन पढ़ते रहेंगे कि नाडोल वाले कौन थे जो कहां चले गए? जालोर कीर्तिपाल थे।
बात इसके साथ साथ मैं करता हूं कि सांबर से एक और शाखा अलग होती है साहब, जिसका नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। क्या नाम आएगा? अजमेर। और अजमेर से एक और शाखा अलग होती है जिसका नाम है रणथंभौर। कौन सा भोर? रणथंभौर। तो सांबर से अजमेर, अजमेर से क्या है? रणथंभौर अलग होता है। नाडोल से एक शाखा अलग होती है साहब। किससे? नाडोल से एक शाखा अलग होती, और वो शाखा कौन सी है? तो याद रखना, नाडोल से एक शाखा अलग होती है जिसका नाम है बूंदी। कौन सी शाखा है? बूंदी। और बूंदी से एक शाखा अलग होती है साहब जिसका नाम क्या है? कोटा। क्या नाम है? कोटा। इधर जालोर से भी एक शाखा और अलग होती है, और इस शाखा का नाम क्या है? सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। चलिए, यहां पे शासकों की जो शाखाएं हैं, चौहान की शाखाएं अलग अलग जगह डिवाइड होती है। सबसे पहले सांबर, फिर नाडोल, नाडोल से जालोर, सांबर से फिर अलग होती है अजमेर, अजमेर से फिर अलग होती है रणथंभौर, या नाडोल से एक शाखा अलग होती है जिसका नाम है बूंदी, बूंदी से कौन होता है? कोटा। ये सब शाखाएं क्या हो रही है? यहां पर अलग हो रही हैं साहब। साथ ही मैंने कहा कि जालोर से एक शाखा अलग होती है जिसका नाम क्या है? सिरोही। चलिए, अब इनकी स्थापना और इनके संस्थापक के बारे में क्या करते हैं? अपन बात करते हैं। तो मैं कहता हूं साहब, सांबर की स्थापना जो होती है वो 551 ईस्वी में होती है। कब होती है? 551 ईस्वी में। किसकी स्थापना होती है? सांबर की। और इसके संस्थापक कौन है? तो सांबर के संस्थापक का नाम है साहब वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव। साथ ही मैं बात करता हूं नाडोल में, और नाडोल की स्थापना जो होती है, वो नाडोल की स्थापना होती है कब? तो 960 ईस्वी में। कब होती है? 960 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना होती है? नाडोल की। और नाडोल में स्थापना कौन करता है साहब? तो नाडोल में स्थापना करता है लक्ष्मण सिंह। कौन सा सिंह? लक्ष्मण सिंह। चलिए, इसी के साथ मैं बात करता हूं यहां पर तो जालोर की, और जालोर की स्थापना करने वाला कौन है और कब होती है? तो सन 1181 ईस्वी में। कब? सन 1181 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना होती है? तो किसकी स्थापना होती है? जालोर की। और जालोर के संस्थापक का नाम पूछे जाए तो कीर्तिपाल। कौन सा पाल है? कीर्तिपाल। चलिए, कीर्तिपाल के बाद में अपन बात करते हैं कि सांबर से कौन अलग हो रहा है? अजमेर। और अजमेर की स्थापना होती है 1113 ईस्वी में। कब होती है? 1113 ईस्वी में एक संस्थापक आता है जिसका नाम है अजय राज। कौन सा राज? अजय राज। चलिए, अजय राज के बाद में अजमेर से एक शाखा अलग होती है साहब, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र होता है गोविंद राज। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। तो ये अजमेर से ही अलग हो रखा है। इसका नाम है, कब होता है? कि 1194 ईस्वी में। कब? 1194 ईस्वी में। और याद रखने वाली बात है कि रणथंभौर का शासक गोविंद राज। कौन सा राज? गोविंद राज। और ये जो गोविंद राज है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या है साहब? पुत्र है। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूं या नाडोल, नाडोल के बाद में बूंदी। और बूंदी की जो कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो करने वाला कौन है साहब? तो मैं कहता हूं 1241 में। कब? 1241 के अंदर बूंदी की क्या होती है? स्थापना होती है। और स्थापना करने वाला कौन है? देवा। कौन है? देवा। और देवा यहां कोटा और बूंदी में चौहानों की हाडा शाखा। कौन सी शाखा है साहब? हाडा शाखा है। इसी के साथ मैं बात करता हूं कोटा की, और कोटा का जो स्थापना वर्ष है वो कब है? तो मैं कहता हूं कोटा की स्थापना होती है 1631 में। कब होती है? 1631 में कोटा के स्थापना करने वाला कौन है? माधो सिंह। कौन सा सिंह है? माधो सिंह ने किसकी स्थापना की? कोटा की स्थापना की। बात करता हूं मैं या जालोर से एक शाखा अलग होती है मित्रों, और जालोर से जो शाखा अलग होती है उसका नाम है सिरोही। और सिरोही के कह सकता हूं यहां स्थापना कब होती है? तो सिरोही की स्थापना 1311 में। हालांकि मुख्य रूप से अपन 1425 मानते हैं सहसमल के समय, लेकिन मैं कहता हूं यहां चौहान वंश की नींव सबसे पहले किसने डाली? तो देवड़ा शाखा है। यहां पे कौन सी शाखा है साहब? देवड़ा शाखा। कोटा और बूंदी के अंदर तो हाडा शाखा। कौन सी शाखा आती है? हाडा शाखा काम करती है बेटा जी। मैं लिख देता हूं यहां पे हाडा। कोटा बूंदी में कौन सी है? हाडा।
और सिरोही के अंदर एक शाखा काम करती है जिसका नाम है देवड़ा शाखा। और देवड़ा शाखा का एक शासक होता है लुम्बा। तो लुम्बा देवड़ा ने क्या किया साहब, सिरोही की चौहान वंश की क्या रख दी साहब, नींव रख दी है। साथ ही मैं कहता हूं कि जालोर की नींव रखने वाले चौहान शाखा की वो कीर्तिपाल है। और यहां शाखा है साहब चौहान, किसे कहते हैं, सोनगरा। कौन सी शाखा है, सोनगरा शाखा के क्या है साहब, ये चौहान है। क्लियर है यहां तक का। चलिए इसके साथ मैं बात करता हूं मित्रों, तो बात करूंगा मैं यहां पर चौहान शासकों के कालक्रम की। किसकी बात करता हूं मैं, चौहान शासकों के कालक्रम की। शाखाएं हो गई मित्रों, तो अब बात करेंगे चौहान शासकों के कालक्रम की। शासकों के कालक्रम की मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, कालक्रम की चर्चा होगी। तो चौहान शासकों के कालक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। कालक्रम कुछ इस तरह से रहता है कि साहब कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति सांबर से है, और सीधी सी बात सांबर से है तो कहां से, वासुदेव से इसकी मानी जाएगी। तो चौहान शासकों का जो कालक्रम रहता है मित्रों, ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले कौन आता है, वासुदेव चौहान। कौन सा चौहान, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बाद में नंबर आता है सामंत चौहान का। किस चौहान का, सामंत चौहान का नंबर आता है दोस्तों। सामंत चौहान के बाद नंबर आता है दोस्तों दुर्लभ राज का। किसका, दुर्लभ राज का। और दुर्लभ राज के बाद नंबर किसका आता है, तो गुवक प्रथम का नंबर आता है। किसका नंबर आता है मित्रों, गुवक फर्स्ट का नंबर आता है। इसके बाद राजा बनता है इसी का पोता गुवक सेकंड। कौन बनता है साहब, गुवक सेकंड क्या बनता है, राजा बनता है। दो, तीसरा नंबर, चौथा और ये पांचवा। चलिए गुवक सेकंड के बाद में राजा बनने के लिए कौन आता है, तो राजा बनने के लिए कौन आएगा, चंदन राज। कौन आएगा, चंदन राज। तो मैं कहता हूं इसके बाद राजा बनता है चंदन राज। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, सबके बारे में एक एक करके। चंदन राज के बाद में राजा बनता है साहब वाकपति राज। कौन सा राज, वाकपति राज। वाकपति राज। और वाकपति राज के बाद में राजा बनता है साहब सिंह राज। कौन सा राज, सिंह राज राजा बनता है। और सिंह राज के बाद में एक और राजा बनता है जिसका नाम है, क्या नाम आएगा, विग्रह राज सेकंड। कौन सा सेकंड, विग्रह राज सेकंड। याद रखना, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराता है साहब। विग्रह राज सेकंड के बाद में बात करता हूं मैं यहां पे दुर्लभ राज सेकंड की। किसकी बात करूंगा, दुर्लभ राज सेकंड की। सेकंड राजा बनता है। चलिए दुर्लभ राज सेकंड के बाद में राजा कौन बनता है, तो ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे और ये 10 नंबर पे। दुर्लभ राज जैसे ही आता है तो 11वें नंबर पर राजा बनता है साहब। कौन राजा बनता है, गोविंद तृतीय। अरे कौन सा तृतीय बेटा जी, गोविंद तृतीय क्या बन जाता है साहब, राजा बन जाता है, गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय के बाद में 12वें नंबर पे राजा बनता है साहब वाकपति राज। कौन, वाकपति राज सेकंड। कौन राजा बनता है, वाकपति राज सेकंड राजा बनता है मित्रों। उसके बाद में नंबर किसका आता है, तो वाकपति राज सेकंड के बाद में नंबर आता है यहां पे, किसका नंबर आएगा, तो वीर्य राम का नंबर आएगा बेटा। किसका नंबर आता है, वीर्य राम का नंबर आता है। और वीर्य राम के बाद में एक और राजा बनता है साहब जिसका नाम है चामुंड राज। कौन सा राज है बेटा जी, चामुंड राज। और चामुंड राज के बाद में एक और राजा बनता है दोस्तों। कौन बनेगा, तो चामुंड राज के बाद में राजा बनता है दुर्लभ राज तृतीय। कौन सा आता है, दुर्लभ राज तृतीय। और दुर्लभ राज तृतीय के बाद एक राजा बनता है साहब, और वो राजा कौन बनता है, विग्रह राज तृतीय। कौन सा राजा बनता है, विग्रह राज तृतीय। और विग्रह राज तृतीय के बाद में कह सकता हूं कौन राजा बनता है, तो चौहान शासकों के क्रम के अनुसार मैं कह सकता हूं, सांबर के चौहान शासकों के क्रम के अनुसार मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो अंतिम राजा कौन बनता है, तो पृथ्वीराज प्रथम।
पृथ्वीराज प्रथम। यहां जो बात हो रही है मित्रों, वो सांबर के चौहानों की। किस चौहानों की बात कर रहा हूं मैं? सांबर के चौहानों की बात कर रहा हूं। सांबर के चौहान शासकों का कालक्रम है बेटा। किसका कालक्रम है? चौहान शासकों का कालक्रम है। सबसे पहले राजा बनता है साहब वासुदेव, वासुदेव के बाद सामंत चौहान, उसके बाद दुर्लभराज, दुर्लभराज के बाद गोवक प्रथम, और गोवक प्रथम के बाद राजा कौन बनता है? गोवक सेकंड। इसी के साथ मैं बात करता हूं कि इसमें राजा कौन बनेगा? चंदनराज, चंद्रराज के बाद में वागपतिराज, वागपतिराज के बाद में सिंहराज, और सिंहराज के बाद विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड के बाद में दुर्लभराज सेकंड। इसके बाद में बात करता हूं 11 नंबर पे तो गोविंद तृतीय बनता है, गोविंद तृतीय के बाद में वागपतिराज सेकंड बनता है, उसके बाद वीर्यराम बनता है, उसके बाद चामुंड राज बनता है, उसके बाद ध्रुवराज तृतीय बनता है, विग्रहराज तृतीय बनता है, और अंत रूप से सांबर का अंतिम चौहान शासक पूछा जाए तो पृथ्वीराज प्रथम जो होता है सांबर का अंतिम चौहान शासक, और प्रथम पुरुष पूछा जाता है तो वासुदेव चौहान। ये सांबर के शासकों के कह सकते हैं क्या है साहब? काल क्रम है साहब। इनके बाद एक कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शासकों को काल क्रम के अनुसार जमाइए। तो यहां से एक प्रश्न आपको हल रहेगा। चलिए इसके बाद बात करता हूं मैं यहां पर वापस, कहां के चौहान पढ़ने वाले कालक्रम के अनुसार? तो सांभर के चौहान पढ़ने वाले। कहां के? सांभर के चौहानों के बारे में कालक्रम के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो सांभर के चौहान है मित्रों, तो सांबर के चौहानों में सबसे पहला नंबर किसका आएगा? तो सांबर के चौहानों में याद रखना कालक्रम के अनुसार हम जो जो राजा महत्वपूर्ण हैं, जिनके कार्यकाल में कोई विशेष काम हुआ, उनके बारे में जिक्र करते चलेंगे, और जहां कोई विशेष बात नहीं हुई केवल उनका नाम और उनका कालक्रम स्थान अपने को याद रखना है। तो सांबर के चौहानों में मैं बात करता हूं, सबसे पहला नंबर किसका आता है? वासुदेव चौहान का। किसका नंबर आता है? वासुदेव चौहान का नंबर आता है साहब, याद रखना। सबसे पहला नंबर आता है वासुदेव चौहान का। तो याद रखना इन्हें चौहान वंश का, किस वंश का? चौहान वंश का मूल पुरुष। कौन सा पुरुष? मूल पुरुष, साथ ही आदि पुरुष। आदि पुरुष, मूल पुरुष पूछ ले, आदि पुरुष पूछ ले, प्रथम पुरुष पूछ ले। प्रथम पुरुष एक तरह से प्रथम पुरुष नहीं है, मूल पुरुष, आदि पुरुष, या फिर क्या पूछ ले आपके? संस्थापक। क्या पूछ ले साहब? संस्थापक। तो चौहान वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक पूछे तो कौन है साहब? यहां है कौन? यहां नाम आएगा साहब वासुदेव चौहान का। लेकिन हम किस बात से इसे माने कि साहब इसे ही मूल पुरुष कहा जाएगा? तो इस बात का क्या मिलता है साहब? प्रमाण है। तो किस पुस्तक में ऐसा मिलता है कि इसे ही चौहानों का क्या कहा गया है? मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कहा गया है? तो एक पुस्तक है साहब, राजशेखर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक? राजशेखर की पुस्तक। राजशेखर की पुस्तक है। और राजशेखर की उस पुस्तक का नाम पूछे तो प्रबंध कोश। अरे कौन सा कोश है? प्रबंध कोश। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव चौहान ने, किस चौहान ने बेटा जी? वासुदेव चौहान ने। 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में सांबर में। कहां बेटा जी? सांबर में। चौहान वंश की क्या रखी? तो चौहान वंश की नींव रखी साहब। चौहान वंश की नींव रखी। चलिए, तो वासुदेव ने ही चौहान वंश की नींव रखी। तो ये कौन कहता है साहब? राजशेखर की पुस्तक है जिसका नाम है प्रबंध कोश, और प्रबंध कोश में साफ लिखा हुआ है। इस बात का साक्ष्य है कि चौहानों का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक किसे माना गया है? वासुदेव चौहान को। इस बात का सबूत इस पुस्तक में मिल जाता है मित्रों। चलिए साथ ही बात करते हैं अपन यहां पर। तो इस किस अभिलेख के अनुसार एक जिक्र मिलता है कि साहब सांभर झील का निर्माण। किसका निर्माण? सांभर झील का निर्माण। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार
अभिलेख के अनुसार, के अनुसार। और ये अभिलेख है 1170 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? 1170 ईस्वी का क्या माना जाता है? अभिलेख माना जाता है। तो बिजोलिया एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, और सोमेश्वर राजा हुए साहब आगे जाके। सोमेश्वर राजा अजमेर से हैं, और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं। इन्होंने एक अभिलेख कराया साहब, जिसको कहते हैं बिजोलिया अभिलेख, 1170 ईस्वी का अभिलेख। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण, किस झील का निर्माण? सांभर झील का निर्माण, सांभर झील का निर्माण, झील का निर्माण किसने कराया? तो सांभर झील का निर्माण किसने कराया मित्रों? वासुदेव ने कराया। याद रखने वाली बात है कि सांभर झील के निर्माण करता तो वासुदेव चौहान है। किस अभिलेख के अनुसार? तो बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है कि सांभर झील के निर्माण करता कौन है? तो वासुदेव चौहान है मित्रों। चलिए चौहानों के कालक्रम में आगे बढ़ते हैं मित्रों। और चौहानों के कालक्रम में आगे बढ़ते वक्त मुझे याद आता है, यहाँ पर सामंत चौहान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इतना सा है कि सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। आगे पढ़ेंगे अपन, जिसमें कह देगा आपको कि सामंत चौहान को विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में क्या बताया गया था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। चलिए सामंत चौहान के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन दुर्लभ राज के बारे में याद रखना मित्रों। किसके बारे में? दुर्लभ राज के बारे में। कौन है साहब दुर्लभ राज? तो दुर्लभ राज सामंत चौहान के बाद राजा बनते। और दुर्लभ राज के बारे में कहा था कि जो चौहान थे प्रारंभ में किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। मुक्त स्वतंत्र नहीं थे चौहान, प्रतिहारों के क्या थे साहब? सामंत। सेनापति रूप में कार्य किया करते थे साहब। तो मैं कहूंगा चौहान, दुर्लभराज चौहान के बारे में बात कर रहा हूं। यहां तक स्वतंत्र नहीं है अभी। तो चौहान प्रारंभ में, चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे बेटा? तो प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत? प्रतिहारों के सामंत थे। तो प्रश्न आ जाए कि प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? तो प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे, सामंत थे। याद रखना, इन्होंने प्रतिहारों की तरफ से, किसकी तरफ से? प्रतिहारों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया? भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया साहब? भाग लिया। भाग लिया या हिस्सा लिया, एक ही बात है, भाग लिया। तो निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने या सांबर के चौहान शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर प्रतिहारों की तरफ से क्या लिया बेटा जी? भाग लिया। तो इन्होंने प्रतिहारों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया? भाग लिया, भाग लिया। चलिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है मित्रों, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है साहब कन्नौज पर। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु तीन अलग अलग वंश जातियां क्या करती है? संघर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पे उत्तराधिकार अधिकार हेतु संघर्ष चलता है साहब। और यह संघर्ष बड़ा ही लंबा चलता है, लगभग 100 से 200 साल तक ये क्या चलता है? संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष के दौरान तीन वंश हैं, तीन कुल हैं, वो लड़ते हैं साहब। कहां कहां से लड़ते हैं? कौन कौन लड़ते हैं? त्रिपक्ष, तीन पक्ष कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज पर नियंत्रण हेतु। किस पे नियंत्रण हेतु बेटा जी? उत्तरी भारत है, कन्नौज पर नियंत्रण हेतु, नियंत्रण हेतु। और तीन पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहले पक्ष का नाम है, यहां पे याद रखना बेटा जी, 2 और 3। मैं कहता हूं साहब पहले प्रतिहार राजस्थान से। इधर कौन आता है साहब? राजस्थान से गुजर प्रतिहार कह सकते हैं या प्रतिहार कह सकते हैं। प्रतिहार है साहब। प्रतिहार कहां से है? राजस्थान से है। चलिए उसी के साथ मैं बात करता हूं यहां पे पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल वंश। और पाल वंश कहां से है? बंगाल से है। इसी के साथ तीसरा समूह कौन सा आता है? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट कहां से है? दक्षिणी भारत से है। कहां से? दक्षिणी भारत से।
इन तीनों के मध्य कन्नौज पर नियंत्रण तो लगातार बहुत लंबा संघर्ष चलता है साहब। और अंत में विजय किसकी होती है? तो अंत में विजय जो होती है वो प्रतिहारों की होती है। किसकी होती है साहब? प्रतिहारों की क्या होती है साहब? यहां पर जीत होती है। और प्रतिहारों की जीत हो रही है, लेकिन यहां प्रतिहार किसको चेहरा बना के लड़ रहे हैं? तो दुर्लभ राज को चेहरा बना के लड़ रहे हैं, हालांकि खुद भी लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे नेतृत्व कौन करता है साहब? चौहानों में से। तो दुर्लभ राज यहां पर क्या करता है साहब? नेतृत्व करता है। चलिए, दुर्लभ राज के बाद में अपन बात करते हैं एक और चौहान शासक की। दुर्लभ राज के बाद में किसकी बात करूंगा? 2 नंबर पे है बेटा, और ये पीछे वाला कितने नंबर पे रहेगा? तो अपने 1 नंबर पे है। चलिए, अब यहां पे बात होने वाली है किसकी? दुर्लभ राज के बाद में कहता हूं साहब गुहक प्रथम राजा बनता है। कौन बनता है? गुहक प्रथम राजा बनता है। तो मैं बात करता हूं किसकी? गुहक प्रथम की। किसकी बात करूंगा? गुहक प्रथम की। क्या कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं यहां पे। और गुहक प्रथम के बारे में 2-4 चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखनी पड़ेगी मित्रों यहां पे। तो सपला जो आता है, गुहक प्रथम क्या है? तो गुहक प्रथम प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था साहब। ये किसका सामंत था? तो प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड का क्या था साहब? सामंत था। तो मैं कहूंगा गुहक प्रथम के बारे में प्रतिहार राजा, मैंने कहा ना कि सामंत थे, ये स्वतंत्र नहीं थे। तो प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड, कौन सा सेकंड बेटा जी? नागभट्ट सेकंड का सामंत था साहब। कौन? गुहक प्रथम या गुहक प्रथम, एक ही बात है। ठीक है, एक बात तो इनकी ये पता चलती है अपने को। दूसरा याद रखना, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की? तो प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने वीर की उपाधि प्रदान की साहब। तो प्रतिहार राजा किसने? प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने। किसने? नागभट्ट सेकंड ने इन्हें किसकी उपाधि दी? तो वीर की उपाधि, वीर की उपाधि प्रदान की। उपाधि प्रदान की साहब, प्रदान की। तो प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने किसकी उपाधि प्रदान की? तो प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि। अब भाई को लगा कि साहब अपन तो क्या है? वीर है, अपन किसके अधीन काम क्यों करें? क्योंकि भाई को क्या बोल दिया गया था? वीर बोल दिया गया था साहब। तो साहब ये पहला स्वतंत्र चौहान शासक बना। इसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया साहब? मना कर दिया, और अपने आप को चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में क्या कर दिया साहब? घोषित कर देता है। तो याद रखना, इन्होंने, या कह सकते हैं गुहक फर्स्ट। कौन है गुहक फर्स्ट? प्रतिहारों का, चौहानों का। किसका है? चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक है साहब। प्रथम स्वतंत्र शासक बना, शासक बना। याद रखना, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक पूछे तो कौन आएगा आंसर? तो चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक पूछे मित्रों, तो आंसर क्या आएगा? गुहक प्रथम चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक बन गया साहब। याद रखना, नागभट्ट सेकंड ने, किसने बेटा जी? नागभट्ट सेकंड ने अपनी पुत्री जाबाली, अपनी पुत्री, क्या नाम इसका? पुत्री जाबाली, जाबाली का विवाह है। जाबाली का क्या है? विवाह है। किसके साथ किया? तो गुहक प्रथम के साथ किया साहब, गुहक फर्स्ट के साथ किया, साथ किया। इसमें याद रखने वाली चीज एक और है कि साहब कौन सी चीज? तो चीज इसमें यह है कि गुहक प्रथम ने जाबाली का विवाह कर दिया, लेकिन यहां गुहक प्रथम एक अच्छा कार्य कराता साहब। रेवासा सिक्कर के अंदर हर्ष के मंदिर का निर्माण करता है। यह हर्ष का मंदिर वही मंदिर है जो हर्ष जीर्ण माता का क्या है साहब? हर्षनाथ के रूप में पूजा होती है, जीर्ण माता का भाई है। तो मैं कहूंगा इन्होंने यानी गुहक प्रथम ने, इन्होंने रेवासा सिक्कर में, किसमें? रेवासा सिक्कर में। रेवासा जगह का है बेटा जी? सिक्कर। तो रेवासा सिक्कर में
हर्ष के मंदिर का क्या कराया? हर्ष के मंदिर का निर्माण कराया मित्रों, मंदिर का निर्माण कराया, निर्माण कराया। तो रेवासा सीकर में हर्ष के मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन था? तो कौन था? गुहक प्रथम था। और याद रखना, निर्माण कराया वह हर्ष राय की उपाधि, किसकी उपाधि? हर्ष राय की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, धारण की। तो रेवासा सीकर में हर्ष के मंदिर का निर्माण करा दिया और निर्माण कराने के बाद में कौन सी उपाधि धारण की साहब? हर्ष राय की उपाधि धारण करते हैं। इससे पहले इन्होंने यानी नागभट्ट सेकंड ने कौन सी उपाधि दी थी? तो वीर की उपाधि। किसकी उपाधि दी? वीर की। और इन्होंने अपने आप को प्रतिहारों की जो थी अधीनता उससे स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया और अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो मैं कहूंगा यहां पे स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र शासक कौन बनता है? गुहक प्रथम बनता है मित्रों। एक बार नजर डालते हैं आज की परीक्षा पे। तो मैंने बात की यहां पे चौहानों के बारे में। चौहानों का प्रारंभिक स्थल क्या है? तो सांबर या सपाद लक्ष्य चौहानों का क्या कहलाता है? प्रारंभिक स्थल। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आई छत्रपुर क्या है? नागौर में है। मैंने की बात चौहानों की शाखाओं की, और चौहानों की शाखाएं सबसे पहले नंबर किसका आता है? सांबर का। और सांबर की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव ने की। एक शाखा अलग होती है नाडोल। नाडोल की स्थापना 960 ईस्वी में वाकपति राज का पुत्र, आगे पढ़ेंगे अपन, 950 ईस्वी में जाता है, लेकिन 10 साल इसको संघर्ष में लगते हैं। बाद में 960 ईस्वी में नाडोल की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है लक्ष्मण सिंह है। इससे फिर एक शाखा अलग होती है साहब जालोर। नाडोल से एक व्यक्ति का मिलेगा नाम अलहण। अलहण के पुत्र थे केलन और कीर्तिपाल। केलन वही रह जाता है जालोर में। कीर्तिपाल कहाँ चला जाता है साहब? जालोर में 1181 में कुंतपाल परमार को हराकर क्या कर देता है साहब? इसकी स्थापना कर देता है। जालोर के अंदर चौहानों की सोनगरा शाखा होती है। कौन सी शाखा होती है? सोनगरा शाखा होती है। सांबर से एक और अलग होता है साहब अजमेर। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज ने की। किसने की? अजयराज ने की। बात करते हैं यहाँ पे इससे पृथ्वीराज चौहान जो है उसका पुत्र है कौन? गोविंदराज। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या डालता है? नींव डालता है। नाडोल से एक और शाखा अलग होती है जिसका जो संस्थापक वो देवा है। और 1241 के अंदर हाडा शाखा यहाँ पे है। 1241 के अंदर क्या होती है? स्थापना होती है। फिर इससे अलग होती है कोटा। कोटा की स्थापना 1631 में कौन करने वाला? माधो सिंह है। ये भी किससे? हाडा शाखा से। बात करते हैं जालोर से एक अंतिम शाखा जो कह सकता हूँ सिरोही है। सिरोही की जो स्थापना है, संस्थापक है वो लुम्बा देवड़ा ने की। कब की? 1311 ईस्वी के अंदर देवड़ा शाखा यहाँ पर निवास करती है साहब। चलिए उसके बाद मैं बात करूंगा सांबर के चौहानों के शासकों का कालक्रम। सांबर के चौहानों के शासकों का क्या है दोस्तों? कालक्रम। शासकों का कालक्रम। चलिए सबसे पहला नंबर आता है वासुदेव चौहान का। वासुदेव चौहान के बाद में सामंत चौहान। सावंत चौहान के बाद में दुर्लभराज। दुर्लभराज के बाद में राजा बनता है गुहक फर्स्ट। गुहक फर्स्ट के बाद में राजा बनेगा कौन? गुहक सेकंड। उसके बाद बात करेंगे चंदनराज की। चंद्रराज के बाद राजा कौन बनता है? वाकपतिराज। वाकपतिराज के बाद राजा कौन बनता है? सिंहराज। सिंहराज के बाद राजा कौन बनता है? विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड के बाद राजा कौन बनता है? दुर्लभराज सेकंड। दुर्लभराज सेकंड के बाद राजा कौन बनता है? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद राजा कौन बनता है? वाकपतिराज सेकंड। और वाकपतिराज सेकंड के बाद राजा कौन बनता है? वीर्यराम। और वीर्यराम के बाद राजा कौन बनता है? चामुंडराज। और चामुंडराज के बाद राजा कौन बनता है? दुर्लभराज तृतीय। दुर्लभराज तृतीय के बाद में राजा कौन बनता है? विग्रहराज तृतीय। और विग्रहराज तृतीय के बाद में राजा कौन बनेगा? पृथ्वीराज फर्स्ट, जो अंतिम चौहान शासक है साहब सांबर का। चलिए बात की अपन ने वासुदेव चौहान की, तो इन्हें चौहान वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कहा जाता है साहब। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की क्या रखी साहब? नींव रखी। इस बात का प्रूफ है। बिजोली अभिलेख, सोमेश्वर का बिजोली अभिलेख के अनुसार 1170 ईस्वी का अभिलेख है। और सांबर झील का निर्माण किसने कराया साहब? वासुदेव ने कराया। आगे सुनो। तो साथ ही साथ अपन चर्चा करते हैं दुर्लभराज की। दुर्लभराज के बारे में कहा कि चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। और मैंने कहा कि इन्होंने प्रतिहारों की तरफ से किस संघर्ष में भाग लिया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन सा था? तो कन्नौज पर नियंत्रण हेतु प्रतिहार, पालवंश और राष्ट्रकूट। प्रतिहार थे राजस्थान से, पालवंश था बंगाल से, राष्ट्रकूट कहां से थे? दक्षिणी भारत से थे। और जीत किसकी होती है साहब? प्रतिहारों की क्या होती है? जीत होती है। चलिए इसी के साथ अपन बात करते हैं गुहक प्रथम की। गुहक प्रथम के बारे में याद है कि प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी।
गुवक फर्स्ट चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। नागभट्ट सेकंड ने अपनी पुत्री जाबाली का विवाह गुवक फर्स्ट के साथ किया। इन्होंने रेवासा सीकर में हर्ष के मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। वह स्वयं ने हर्ष राय की उपाधि प्रदान की। याद करता हूं, इसी के साथ मैंने कहा कि चौहान काल के जितने भी हैं उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।